अस्थियां। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में। तो हम लोग सब जान रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर मतलब शहर, टाउन। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तो कैसे थी, वो कौन कौन से लक्षण थे, वो कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। समझ गया? इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले वहां के बस्ती का विभाजन को लोग जानेंगे। बस्ती का विभाजन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विश्लेषण किया गया, वहाँ का अध्ययन किया गया, तो ऐसा देखा गया कि वहाँ का जो बस्ती है वो दो भागों में विभाजित है। एक ऊंचा भाग पर है और एक नीचा भाग। एक ऊंचा भाग पर है और एक नीचे भाग पर है। तो जो ऊंचा भाग पर है उसका आकार छोटा है और जो नीचे भाग में है उसका आकार बड़ा है। उसका आकार बड़ा है। ऊंचा वाला का आकार छोटा और नीचे वाला का आकार बड़ा है। और जो छोटा आकार का जो था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ कौन लोग रहते थे? शासक वर्ग के लोग। यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। और जो बड़ा एरिया था उसमें कौन लोग रहते थे? सामान्य जनता रहते थे। यहाँ सामान्य जनता लोग रहते थे। ऊंचा वाला भाग में शासक वर्ग के लोग और नीचे वाला भाग में सामान्य जनता रहते थे। और ऊंचा वाला जो भाग था वो चारों तरफ ईंटा से घिरा हुआ था। और नीचे वाला भाग जो था इसको निचला शहर कहा गया है। नीचे वाला भाग क्या कहा गया है? निचला शहर। और इसको कहा गया है दुर्ग। ऊंचा वाला भाग को कहा गया है दुर्ग। तो दुर्ग और निचला शहर दोनों ईंटा से घिरावा किया हुआ, मैंने प्राचीर दिया हुआ है। दोनों मैंने एक तरह से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। समझ गया? तो हड़प्पा का सभ्यता जो नगर है, आज भी तुम देखेगा कि जहां एक टाउन एरिया में जहां बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं, एक मतलब एरिया में रहते हैं, और जो गरीब टाइप का आदमी है, झुककर झोपड़ी वाला टाइप का आदमी है, वो एक साइड में रहता है कि नहीं? तो ये इस बात को दर्शाता है कि टाउन के जैसे जो टाउन में जो विशेषता पाया जाता है वो विशेषता हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाया जाता था। इसका दूसरा जो विशेषता है वो है जल निकासी व्यवस्था। क्या है? जल निकासी की व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो प्रमुख विशेषता जो माना जाता है शहर का, वो माना जाता है जल निकासी की व्यवस्था। उस समय मैंने आज से लगभग 4000 साल पहले जल निकासी का वो व्यवस्था था जो शायद आज भी नहीं उस तरह से पाया जाता है। इतना बेहतरीन व्यवस्था था। घर में शौचालय है, कुआं है, घर के अंदर नहाने के लिए स्नानागार है, रसोई रूम है, सारा फैसिलिटी था। घर जो था 2 तल्ला 3 तल्ला बना हुआ था और सारा घर ईंटा का बना हुआ था। और घर के अंदर जो गंदा पानी निकलता था, वो गंदा पानी निकलने के लिए घर से छोटा नाली निकला हुआ है और सड़क के किनारे जो बड़ा नाला है उससे कनेक्ट था। अभी हम लोग गांव घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि नहीं? घर से जो कितना गंदा पानी निकल रहा है, छोटा नाली बना हुआ है और सड़क के किनारे, सड़क के दोनों किनारे बड़ा बड़ा नाला बना हुआ था और उसमें घर का जितना गंदा पानी है वो बड़ा नाले से आकर के मिल रहा है। इतना बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था। और जो बड़ा नाला था, उन नाला के ऊपर ताकि गंदगी ना फैले, उसमें बदबू ना हो, इसके लिए पूरा पत्थर से ढका हुआ है। नाला जो क्या होता था, पत्थर से ढक दिया जाता था। नाला को पत्थर से ढक दिया। और नाला के बीच बीच में, ये नाला है तो बीच बीच में गड्ढा, बीच बीच में गड्ढा, इसको बोला गया है क्या बोला गया है? मेन हॉल। अथवा मानुष मुख्य का वर्ड आया है मेन हॉल। क्या बोला गया है? मेन हॉल। ये गड्ढा क्यों किया जाता था? ताकि जितना कचरा निकल रहा है वो इसमें गड्ढा में गिर जाए, गड्ढा में चला जाए और साफ पानी बह करके बाहर निकल जाए। था कि नहीं बेहतरीन व्यवस्था?
पानी निकासी का। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या है? जल निकासी, बहुत बेहतरीन व्यवस्था। तीसरा तुम देख लो क्या है? ईंट का, हाँ, ईंट का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का प्रयोग हुआ है। उसके समकालीन जो सभ्यता था सिंधु घाटी का, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस समय वहां भी ईंट का यूज होता था, लेकिन पका हुआ ईंट का यूज नहीं होता था। सिंधु घाटी में पका हुआ ईंट का यूज हुआ है। लकड़ी से ईंटा लोग पकाता था, कुछ कच्चा ईंटा भी था, लेकिन लकड़ी से पकाता था ईंटा का। और सब ईंटा कैसा था? चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार सारा ईंट था और पका हुआ ईंटा था। जो बिल्डिंग बनता था 2 तल्ला 3 तल्ला, उस पर छत पर जाने के लिए सीढ़ी भी ईंटा से बनता था। सीढ़ी का निर्माण भी किससे हो रहा है? ईंटा से हो रहा है। इतना बेहतरीन व्यवस्था ईंट का। तो ये सब किस चीज का लक्षण है? शहर का लक्षण है। उसके बाद तुम देखो ईंट के बाद क्या है? अन्नागार या स्नानागार। स्नानागार, स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा छोटा छोटा स्नानागार हड़प्पा में भी मिलता था, समझ गया ना। लेकिन बड़ा स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये जो स्नानागार था 39 फीट चौड़ा, लंबा, 39 फीट लंबा, 23 चौड़ा और 8 गहरा। 8 फीट गहरा, 39 लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। इतना बड़ा स्नानागार। और स्नानागार किससे बना हुआ है? ईंटा से। और स्नानागार में ऐसा माना जाता है कि नहाने का जो काम होता था वो धार्मिक अनुष्ठान, ऐसा लोग मानता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से लोग वहां नहाते थे और नहा कर फिर पूजा पाठ करते होंगे। कुछ लोग ये भी कहना है कि स्नानागार वो जो था सो एक तरह से मंदिर के रूप में है। बगल बगल छोटा छोटा रूम है, उसको मंदिर के रूप दिया है। वहाँ कुछ लोग ये कहता है कि छोटा छोटा रूम जो बना हुआ था वहाँ लोग ड्रेस व्रेस चेंज करता होगा, अपना नहा कर अपना ड्रेस चेंज करता होगा। इस तरह से लोग अनुमान लगाया है। स्नानागार में स्वच्छ पानी आने का व्यवस्था था, सफा पानी, और गंदा पानी निकलने का व्यवस्था था। बगल में कुआं बना हुआ था ताकि वो कुआं से साफ पानी इसमें आए, और बड़ा बड़ा नाला बना था ताकि गंदा पानी वहां से निकल जाए। इस तरह का फैसिलिटी, मतलब स्विमिंग पूल की तरह, साफ पानी आ रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आज से 4000 साल पहले था लोगों के बीच। इस स्नानागार को मार्शल जो हैं आश्चर्यजनक निर्माण के हैं। मार्शल एक इतिहासकार हैं, उनका क्या बोले हैं? आश्चर्यजनक निर्माण। इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का सोच आज से इतना दिन पहले लोगों के बीच था, इसलिए उस चीज को देख करके उन्होंने क्या कहा है? आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसको? स्नानागार को। उसके बाद आता है तुम्हारा अन्नागार। क्या है? अन्नागार। कभी सूखा हो गया, कभी बाढ़ आ गया, उपज नहीं हुआ, तो उस विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हड़प्पा के लोग क्या किए थे? अन्नागार का निर्माण किए थे। ताकि अनाज हो जाए तो थोड़ा थोड़ा अनाज उसमें स्टॉक करके रखे, और जब सूखा, जब उपज नहीं हो रहा है तो उस अनाज को हम लोग यूज करेंगे, खाएंगे। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में। और ये अन्नागार में अनाज सुरक्षित रहे तो अनाज ठंडा रहेगा तब ना सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हवा आने जाने की व्यवस्था था, ताकि चारों तरफ से खिड़की, ताकि अन्नागार में हर समय हवा आते रहे और अनाज मेरा सुरक्षित रहे। समझ गया? और अन्नागार एक ऊंचे स्थान पर बना था, यानी कि नीचे क्या बना हुआ था? चबूतरा बना हुआ था। ऊंचा में रहेगा तो हवा पानी बढ़िया आएगा, जानवर तरवर चढ़ के अनाज मेरा खाएगा भी नहीं, मतलब हर तरह से सेफ उच्चा भाग में बनाया गया था। बाद आता है सड़क। हाँ, तुम लोग चौक रखा करो। वहां का जो सड़क है वो भी एकदम अद्भुत है। सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क भी जो है बहुत बेहतरीन बना हुआ है। एकदम चौड़ा सड़क, और सब सड़क समतल। कितना समतल? चौड़ा चौड़ा और समतल। और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटता था। इधर से इधर जा सकता है आदमी, उधर से उधर आदमी जा सकता है। सब सड़क समकोण पर काट रहा है। सड़क जो है छोटा छोटा जो
जो गली होता है उससे कनेक्टेड है। समझ गया ना। मोहनजोदड़ो से एक सड़क मिला है, वो 9.15 मीटर का है, 9.15 मीटर, यानी कि लगभग 30 फीट का हो जाएगा। मतलब 30 फीट का चौड़ा सड़क, अभी भी 30 फीट का बनता है, 4 लेन बनता है कि नहीं, 30 फीट का चौड़ा सड़क, ताकि इधर से लोग आसानी से जा भी सके, उधर से आ सके। तो मोहनजोदड़ो में 9.15 मीटर का जो चौड़ा सड़क मिला है, उसको लोग राजपथ, नेशनल हाईवे बोलते हैं ना, उसकी संज्ञा दी गई। कहने का अर्थ है कि जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था है, ईंट का प्रयोग हुआ है, नहाने के लिए बड़ा स्नानागार है, रखने अनाज रखने के लिए अन्नागार है, सड़क चौड़ा चौड़ा बना हुआ है, तो ये सारा का सारा विशेषता किसका है? शहर का है। शहर में चौड़ी सड़क होती है, 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग होता है कि नहीं, ईंट का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ रहता है, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, शहर था, टाउन था। जब प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था को लिखिए, या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन व्यवस्था की विशेषताओं को लिखिए, समझ गया ना। या कैसे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इस सारा प्रश्न का उत्तर यही होगा।